औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? उम्मीद है आप बहुत खैरियत से होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एलजी को डिस्कस किया था। उनके जो मेजर ग्रुप्स थे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। रिगार्डिंग दैम इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ क्वेरी, उसके मतलब किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात ना समझ आई हो, कोई वर्ड ना समझ आया हो, तो आप अपने स्टूडेंट कमेंट्स में जाकर वहाँ से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई टू देम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इंशाल्लाह आज हम इस सारे चैप्टर को क्लोज़ करेंगे इस लेक्चर के अंदर। इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एलजी। हमने सारे ग्रुप्स उसके पढ़े, 6 ग्रुप्स हमने डिस्कस किए थे। होपफुली आप लोगों ने उनको पढ़ा होगा, उनको गौर से देखा होगा, जिसमें हमने यूक्लिनाइड्स देखे थे, डायटम्स देखे थे, डायनोफ्लैजिलेट्स देखे थे, रेड एलजी, ब्राउन एलजी एंड द ग्रीन एलजी। तो ये डिफरेंट ग्रुप्स देखे, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी, उनके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया। नाउ द नेक्स्ट इज़ देयर इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस के अतबार से देखा जाए, क्योंकि किसी भी चीज़ की जो डिस्कस करने के बाद हम उसकी इम्पोर्टेंस को लाजमी डिस्कस किया करते हैं। तो एलजी जो है ये काफ़ी हद तक जो है इम्पॉर्टेंट हैं। हम इनके उसको पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। नंबर 1 दैट इज़ एलजी, दे आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड। ये सोर्स ऑफ फूड भी है हमारे लिए। ये चीज़ आपको पॉइंट इसमें याद आया होगा जब मैंने आपको कैल्प्स पढ़ाया था। कैल्प्स पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था कि दे आर अ गुड सोर्स ऑफ फूड एंड दे आर एडिबल। सो इसमें फूड के तौर पर हम एक तो कैल्प्स को देखेंगे एंड नंबर 2 क्लोरेला जो कि एक यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल ग्रीन एल्गा है। ये हम चल इसको आगे भी डिस्कस करेंगे चल के लास्ट पॉइंट के अंदर। तो ये दोनों जो हैं ये फूड सोर्स के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन द वर्ल्ड जो कि नियर अबाउट जहाँ पे कंट्रीज़ हैं और जहाँ पर इसका कोई फैमान हो या कहीं पे खुराक की कमी हो, तो वहाँ पर इनको इस्तेमाल भी किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ फूड। सेकेंड जो इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से देखेंगे, दे आर द सोर्स ऑफ वेरियस कमर्शियल प्रोडक्ट्स जो कि आप मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं, उसके भी काफ़ी ज़्यादा हद तक इनमें इनकी कंट्रीब्यूशन है। लाइक दे आर द सोर्स ऑफ एल्जिन, दे आर द सोर्स ऑफ एगर, दे आर द सोर्स ऑफ कैराजिनन एंड दे आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ एंटीसेप्टिक्स। अब इसमें देख लेते हैं ये क्या चीज़ें हैं। एल्जिन क्या है, एगर क्या है, कैराजिनन क्या है। एल्जिन जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट है जो कि मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स इट इज़ यूज्ड टू लोअर द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, नंबर 2 इसके अलावा इसको जो हैवी मेटल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो हैवी मेटल्स बन जाते हैं, डिफरेंट हम तरह के केमिकल्स खाते हैं, मुख्तलिफ तरह की खुराक खाते हैं और इसके अलावा हम इनहेल भी करते हैं केमिकल्स को। तो जो हैवी मेटल्स होते हैं ये उनको उनकी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है इनको। सो दे ऑल्सो रिड्यूस द हैवी मेटल्स like zinc, like manganese, like कॉपर। तो ये ऐसे हैवी मेटल्स हैं, अगर इनकी तादाद, इनकी क्वांटिटी, इनकी कंसंट्रेशन, इनका हर एक का एक अपना लेवल है। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है इसके, इनके जिनसे मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल के वाले से, तो इनका एक लेवल है। सो दे आर द हैवी मेटल्स। अगर इनकी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगी सो दे विल कॉज द टॉक्सिसिटी। तो उस टॉक्सिसिटी को रिमूव करने के लिए एल्जिन को इस्तेमाल किया जाता है। सो इट इज़ अ कमर्शियल प्रोडक्ट्स विच बिलोंग्स टू एलजी।
सेकंड इज़ एगर। एगर आपने नाम सुना होगा कि जो बायोलॉजिकल लैब्स होती हैं वहाँ पर बैक्टीरिया को लैब्स के अंदर ग्रो करवाया जाता है एज अ कल्चर मीडियम के तौर। तो ये जो एगर है इट इज़ यूज्ड एज अ कल्चर मीडियम। इट इज़ ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट, ये कल्चर मीडियम के तौर पर एक्ट करता है और वहाँ पर वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि लैब के अंदर ग्रो करवाए जा सकते हैं उनको ग्रो करवाया जाता है बाय द हेल्प ऑफ एगर। थर्ड वन इज़ कैराजिनन। कैराजिनन जो है ये भी इट इज़ अ कमर्शियल प्रोडक्ट विच इज़ मेड फ्रॉम एल्गी। इट इज़ यूज्ड एज स्टेबलाइजर्स के तौर पर इस्तेमाल होती है डिफरेंट मेडिसिनल प्रोडक्ट्स के अंदर, डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स के अंदर। इसी तरह से इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन एज अ थिकनर। जो डिफरेंट सॉल्यूशंस या फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको थिक करने के लिए, गाढ़ा करने के लिए ये इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया जाता है, लाइक द आइसक्रीम्स, लाइक इन आइसक्रीम्स। इसके अलावा इसको जो सॉसेस हैं उनके अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है उनको थिक करने के लिए, और डिफरेंट वेरियस जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको जो है वो स्टेबलाइज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कैराजिनन को। और कैराजिनन क्या है? इट इज़ अ कमर्शियल प्रोडक्ट विच इज़ मेड फ्रॉम एल्गी। नंबर 4 इज़ द एंटीसेप्टिक्स। इस टर्म से आप डेफिनेटली हाउ नो होंगे कि जो एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं। दीज आर द केमिकल्स विच रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन लिविंग टिश्यू। आपने दो टर्म्स पढ़ी होंगी, एक होते हैं एंटीसेप्टिक्स और एक होते हैं डिसइंफेक्टेंट्स। ठीक है, ये केमिकल ये वाली टर्म्स जो हैं आपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ी होंगी और होपफुली आपको इसका आइडिया होगा। सो दीज आर द केमिकल्स used to kill the microorganisms on living tissues। सो इसमें आपने एक बहुत कॉमन एक एंटीसेप्टिक है बाय द नेम ऑफ पायोडीन। ठीक है, सो पायोडीन जो है इसके अंदर भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर डिफरेंट जो इसके सोर्सेज हैं, जैसे इसमें सॉल्ट्स भी बहुत सारे इन एल्गी में से जो हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और उन सॉल्ट्स को भी एंटीसेप्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और इस्तेमाल किए जाते हैं एज अ सोर्स ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट्स। नंबर 3 दे आर द सोर्स ऑफ मिनरल्स। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जब मैंने ब्राउन एल्गी पढ़ाया था उसमें कैल्प्स पढ़ाया था, और कैल्प्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि दे आर द सोर्स ऑफ जिंक, मैंगनीज, आयोडीन। इसके अलावा बहुत सारे इसके अंदर विटामिन्स भी मौजूद होते हैं। इसी वजह से तो विटामिन्स होने की वजह से या मिनरल्स होने की वजह से इसको सोर्स ऑफ फूड के तौर पर भी जो है वो कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा इसका एक और इम्पॉर्टेंट यूज़ है एल्गी का, दैट दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये बहुत ही सबसे ज़्यादा अहम जो इसका पॉइंट है, हमने इससे लास्ट में डिस्कस किया था जब मैंने ग्रुप्स आपको पढ़ाए थे। इसके वेरियस ग्रुप्स, उसमें डायटम्स एंड डायनोफ्लाजिलेट्स। सो दे वर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो वहाँ पर जितनी भी फूड चेन्स चलती हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर, वो डिपेंडेंट हैं इनके ऊपर, एल्गी के ऊपर। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो डायटम्स हैं दे आर द मेजर प्रोड्यूसर्स, और डायनोफ्लाजिलेट्स जो इनकी सेकेंडरी, दे आर सेकेंड टू द diatoms which do photosynthesis and they make their food for themselves as well as for the other food chains of the system.
नंबर 5, इनकी अगर इम्पोर्टेंस के वाले से देखेंगे, सो दे आर ऑल्सो यूज्ड इन बायोलॉजिकल रिसर्च। बायोलॉजिकल रिसर्च के वाले से आपको याद होगा ग्रीन एल्ची। ग्रीन एल्ची के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था, दैट इज क्लोरेला, which is a unicellular, non-motile, green alga. It could be easily cultured. So that is why it is used, इसको easily कल्चर किया जा सकता है, तो इसी निस्बत की वजह से इसको हम बायोलॉजिकल रिसर्च के तौर पर इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट प्रोसेस लाइक जैसे कि ये एल्ची है, इट डू फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस करता है, तो टू इन्वेस्टिगेट और टू डू रिसर्च ऑन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के रिसर्च के वाले से इसको देखा जाता है, उसके ऊपर रिसर्च इसके की है, क्योंकि ये एक तो यूनिसेलर है और दूसरे नंबर पर इजीली इसको हम कल्चर करवा सकते हैं इन द लैब। सो दैट इज़ वाई इसको बायोलॉजिकल रिसर्च के प्रोसेस फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए। एंड नंबर 2, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एन अल्टरनेटिव फूड सोर्स ऑल्सो। जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट में इसको डिस्कस किया था, कि सोर्स ऑफ फूड में क्लोरेला को, सो ये अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फूड के तौर पर भी एक्ट करता है। इसके अलावा एक और इसका पॉइंट है इंपॉर्टेंट, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन्स। एक तो मैंने आपको उसका बताया था कि विच इज़ एल्जिन, जो कि कोलेस्ट्रॉल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और जो कि आजकल मेडिसिन इंडस्ट्रीज जो हैं इसको इस्तेमाल करती हैं, इसमें एक केमिकल होता है बाय द नेम ऑफ हेपेरिन। हेपेरिन जो है इट इज़ एन एंटी कोएगुलेंट, इट इज़ एन एंटी कोएगुलेंट, यानी या इसको कहा जाता है ब्लड थिनर भी कहा जाता है। सेम लाइक जैसे कि जो एस्प्रिन है वो ब्लड को थिन करती है, और ब्लड के इसी तरह से ये हेपेरिन जो है, जो कि एल्गी से, जिसको एल्गी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सी वीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो इट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ हेपेरिन ऑल्सो विच इज़ यूज टुडे एज एन एंटी कोगुलेंट। एंटी कोगुलेंट किसे कहते हैं? कोगुलेशन की चीज़ होती है। कोगुलेशन का मतलब होता है ब्लड का क्लॉट हो जाना। तो जब भी ब्लड को आप बॉडी में से बाहर निकाल कर किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर, किसी वायल के अंदर रखेंगे और उसको एंड इट विल अलाउ इट टू स्टैंड, तो वो जम जाएगा। आपने देखा होगा ब्लड जैसे ही बाहर निकलता है तो इट क्लॉट्स। तो इसको एंटी कोगुलेंट के, जैसे कि आपने ब्लड सैंपल देने, लाइक जैसे कि आपको अगर किसी को आइडिया होगा, कभी किसी ने ब्लड सैंपल, अब ब्लड टेस्टिंग के लिए जाते हैं तो उसमें एक छोटी सी वायल होती है, उसके अंदर ऑलरेडी एक पहले से एक फ्लूइड मौजूद होता है, वो एंटी कोगुलेंट होता है। और वो किस लिए होता है? ताकि जब आपके उसमें रेड सेल काउंट करना है, वाइट सेल काउंट करना है, आपके न्यूट्रोफिल्स काउंट करने हैं, आपके बेजोफिल्स काउंट करने हैं, या प्लेटलेट्स को काउंट करना है, थ्रोम्बोसाइट्स को काउंट करना है, वॉट एवर इट इज़, वो किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन ब्लड से रेलेवेंट होगी तो उसमें आपके जो सैंपल लिया जाता है उसके अंदर पहले एंटी कोगुलेंट डाला जाता है ताकि ब्लड जो है वो क्लॉट ना कर सके। तो एंटी कोगुलेंट के तौर पर हेपेरिन को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एल्गी। नेक्स्ट जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इसका चैप्टर का, आपने पढ़ा था इसके प्रोटिस्ट है। प्रोटिस्ट के अंदर आपने 3 मेजर ग्रुप्स उसमें आपने डिस्कस किए। सबसे पहले आपने एनिमल लाइक प्रोटिस्ट यानी कि प्रोटोजोन्स को डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने ये लास्ट टाइम जो है वो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट यानी कि एल्गी को डिस्कस किया, उसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस कर लिया। नाउ द थर्ड एंड द मेजर एंड द लास्ट ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट इज दैट इज द फंगस लाइक प्रोटिस्ट।
अब तक आप इस सारे चीज़ों से हावनो हो चुकी कि हम इसको एनिमल लाइक क्यों कह रहे हैं, इसको प्लांट लाइक क्यों कह रहे हैं, इसको फंगस लाइक क्यों कह रहे हैं, फंगस क्यों नहीं कह रहे, एनिमल क्यों नहीं कह रहे और प्लांट क्यों नहीं कह रहे। सो फंगस लाइक मतलब कि फंजाई की तरह के, एनिमल लाइक मीन्स एनिमल की तरह के, प्लांट लाइक मतलब प्लांट की तरह के बट दे आर नॉट प्लांट्स, एनिमल लाइक मीन्स एनिमल्स की तरह के बट दे आर नॉट एनिमल्स। हमने इसके शुरू के जो टॉपिक्स थे, इसमें इंट्रो था, उसमें ये डिस्कस किया था कि इस किंगडम को किंगडम प्रोटिस्टा, इसको किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन, इसे क्या कहते हैं, किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन मीन्स किसी चीज़ को निकाल दिया गया। तो बाकी जो 3 किंगडम्स हैं प्रोकैरियोट्स के अलावा, जो यूकैरियोट्स के बाकी 3 किंगडम्स हैं, उनमें से जिन ऑर्गेनिजम्स को निकाला गया उनको सबको एक ही किंगडम के अंदर इकट्ठा किया गया। किंगडम एनिमेलिया में से एनिमल लाइक, किंगडम प्लांटी में से प्लांट लाइक, किंगडम फंजाई में से फंजाई लाइक। अब उनको निकाला क्यों क्या, वाई दे हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम देम और एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस किंगडम्स, उसके पीछे एक बेस्ट रीज़न ये थी, जो मेजर रीज़न ये थी, दैट इज़ देयर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ देयर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा है, 3 तरह की पढ़ी आप लोगों ने। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कॉलोनियल होते हैं या फिर मल्टी सेलुलर होते हैं। प्लांट्स जो होती हैं दे आर ट्रू मल्टी सेलुलर्स, जो एनिमल्स होती हैं दे आर ट्रू मल्टी सेलुलर्स, जो फंजाई होते हैं मोस्ट ऑफ दम दे आर मल्टी सेलुलर्स। तो ये जो उनसे प्रोटिस्ट थे, इनकी अक्सर प्रॉपर्टीज़ तो उनके अपने किंगडम वालों से मिलती थी, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस सेलुलर, इनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, उनको वहाँ से रिमूव करके और एक ही किंगडम के अंदर इनको इकट्ठा कर दिया गया। सो दैट इज़ व्हाई दैट इज़ कॉल्ड एज किंगडम प्रोटिस्ट और किंगडम दैट इज किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन। तो फंगस लाइक, अब फंजाई का आपको पता है, किंगडम फंजाई आपने इससे पहले ये किंगडम पढ़ चुके हैं। किंगडम फंजाई के अंदर दे आर हेट्रोट्रॉफ्स, रादर दे आर स्पेशल टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स, और उनकी जो सेल वाल उनके अंदर मौजूद होती है, दैट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने जो भी थी पढ़ती। इन जो फंजाई लाइक हैं, इनके अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कि फंजाई की तरह की हैं, लेकिन किस वजह से इनको वहाँ से डिफरेंस किया गया वो अभी हम देख लेते हैं। कुछ इनके अंदर सिमिलैरिटीज़ थी फंजाई के साथ। अब सिमिलरिटीज़ क्या है इन दोनों के अंदर, फंजाई और फंजाई लाइक के अंदर? नंबर 1, दैट नो फोटोसिंथेसिस। ना फंगस लाइक प्रोटिस्ट जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और ना ही फंजाई, जो ट्रू फंजाई हैं वो भी फोटोसिंथेसिस नहीं करते। तो ये बात इनके अंदर कॉमन होगी। सो दैट इज़ व्हाई दे आर कॉल्ड फंजाई लाइक। इसी तरह से इनकी जो बॉडी है, बॉडी इज मेड अप ऑफ thread like structures which are called as hyphae। फंजाई की भी बॉडी जो है वो मेन बॉडी जो है, जिसको माइसीलियम भी कहते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर जो है वो फंजाई का ही है, फंगस का ही है, उसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। उनके अंदर इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज हाइफी, दे आर कॉल्ड एज हाइफी। तो फंगस लाइक प्रोटिस्ट के अंदर में भी हम इसका देखेंगे, उनके अंदर भी ये हाइफी मौजूद होते हैं। और देर इज़ नो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस नहीं मीन्स दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्व्स, अगर खुद से खुराक नहीं पैदा कर सकते, सो दे आर डिपेंडेंट। सो डिपेंडेंट है तो मीन्स दे आर हेट्रोट्रॉफ, बट दे आर नॉट लाइक द हेट्रोट्रॉफ्स लाइक द एनिमल्स। एनिमल्स क्या करते थे, उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, दे इंजेस्ट, वो खाते हैं चीज़ों को, लाइक अस वी ईट, बट दीज फंजाई दे डू नॉट ईट, रादर आपको पता है कि दे रिलीज सम सर्टन टाइप ऑफ एंजाइम्स,
ऑन द देयर सबस्ट्रेट, अपने सबस्ट्रेट के ऊपर एंजाइम रिलीज करते हैं, उसको वो एंजाइम्स उनको डिग्रेड करते हैं एंड आफ्टर देम दे एब्जॉर्ब देम. सो दैट इज़ द बेसिक क्वालिटी ऑफ द फंजाई. तो इस वजह से ये स्पेशल हेट्रोट्रॉफ के जो है वो कैटेगरी में उतारा गया था और इसी वजह से इसको वहाँ से रिमूव भी कर दिया गया था. तो फंजाइल लाइक और फंगस के अंदर ये सिमिलरिटीज़ हैं. इसी तरह से कुछ डिससिमिलरिटीज़ भी हैं इनके अंदर जिसकी वजह से इनको सेपरेट किया गया. नंबर 1, अब डिससिमिलरिटीज़ में जो फंजाई लाइक हैं यानी कि जो प्रोटिस्ट्स हैं, द प्रोटिस्ट फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैव सेंट्रियोल्स. दे पोजेस सेंट्रियोल्स. सेंट्रियोल्स आप पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 के अंदर डिटेल के साथ. इट इज़ एन ऑर्गेनेल which contains of certain tubulin fibers and which help them in the during the cell division. ये सेल डिवीजन के दौरान इनको हेल्प आउट करते हैं. तो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट के अंदर ये सेंट्रियोल्स मौजूद हैं, जबकि फंजाई लैक सेंट्रियोल्स. जो ट्रू फंजाई हैं दे लैक सेंट्रियोल्स, उनके अंदर ये सेंट्रियोल्स नहीं होता. दूसरी जो डिससिमिलरिटी, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट जो हैं उनकी सेल वॉल की बात करेंगे. सेल वॉल कंपोजिशन. जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं उनकी जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. सेलुलोज आपको पता होगा इट इज़ अ पॉलीसेक्राइड. इससे पहले आप पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर. और सेल वॉल के अंदर भी आपने पढ़ी हुई है प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल. तो प्राइमरी सेल वॉल दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. तो सेलुलोज जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं इनकी जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, जबकि जो ट्रू फंजाई हैं सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन. दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन. तो ये डिफरेंस इसके अंदर आ गया. सो दैट इज वाई दे कैन नॉट बी प्लेस्ड अंडर द किंगडम ऑफ फंजाई. तो ये दो बेसिक डिससिमिलरिटीज़ हैं जिसकी के बिहाफ के ऊपर, जिसकी बेस के ऊपर इनको वहाँ से किंगडम फंजाई से रिमूव कर दिया गया था. सो ये कुछ उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़. अब हमारे जो करिकुलम है, करिकुलम के अंदर दो तरह के फंजाई लाइक प्रोटिस्ट को डिस्कस किया गया है. उसमें slime molds and water molds. That is their common name. Scientific name is Myxomycota and their name is Omycota या ओमाइकोट्स कहते हैं इनको, मिक्सोमाइकोट्स कहा जाता है. अभी हम इनको डिटेल के अंदर देखते हैं वन बाय वन. So first of all, we will go for the slime molds. Slime molds और Myxomycota. तो इनके नाम मिक्सो means anything which secretes mucus or which is slimy in nature. मतलब कि चिपचिपा सा मादा जो रिलीज करते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को. सो इस बिहाफ के ऊपर इनको स्लाइम मोल्ड्स को इनका साइंटिफिक नेम रखा गया मिक्सोमाइकोटा. एंड माइकोटा एंड माइसीड्स ये आपको पता है. इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे. जो फंजाई से रेलेवेंट टर्म्स होती हैं उनको हम माइकोटा या माइसीड्स हैं
के हवाले से या माइकोलॉजी के हवाले से हम देखते हैं तो उसकी इस तरह से कंपोज किया गया है इसके नाम को स्लाइम मोल्ड्स को मिक्सोमाइल, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे फंजाई जिनकी अपीयरेंस जो होती है वो स्लिमी होती है, चिपचिपी होती है, म्यूकस लाइक होती है। तो ये इनकी बेसिक टर्म के पीछे इसके रीज़न है। अब स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं ये अपने ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल दे अंडरगो 2 स्टेजेस, ये 2 स्टेजेस से गुजरते हैं। In the life cycle of slime moulds। अगर 2 स्टेजेस कौन सी हैं? नंबर 1 is the feeding stage and number 2 is their reproductive stage। फीडिंग मीन्स फीड करना, खाना, ठीक है, ये पहली फेज हुआ है। दूसरा, जब ये खाने पीने के बाद ये मैच्योर हो चुका होता है तो उसके बाद इट हैज़ टू रिप्रोड्यूस, तो सेकंड स्टेज उसके बाद आती है, दैट इज़ देयर रिप्रोडक्टिव स्टेज। सो हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फीडिंग स्टेज है, अब जो फीडिंग स्टेज है दैट इज़ कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम। अब स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। प्लाज्मोडियम का नाम आपने इससे पहले भी सुन चुके हैं। कहाँ पर आपने सुना होगा? इन द एपिकम्प्लेक्सेंस, ठीक है, कि प्लाज्मोडियम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया, मलेरियल पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, तो उसके साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना। ये प्लाज्मोडियम जो फीडिंग फंगस लाइक प्रोटिस्ट होती हैं उसको कहा जाता है प्लाज्मोडियम। सो दो बोथ ऑफ देम दे आर सेपरेट एंड डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड एज वेल एज डिफरेंट ग्रुप्स। जो प्लाज्मोडियम आपने एपिकम्प्लेक्सेंस वाला पढ़ा, दैट इज़ एन एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, वो प्रोटोजोन है। दिस इज़ अ फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, तो ये उससे डिफरेंट है। तो उसकी फीडिंग स्टेज को कहा जाता है प्लाज्मोडियम। और व्हाट इज़ प्लाज्मोडियम? इट इज़ अ मल्टी न्यूक्लिएटेड mass of cytoplasm। साइटोप्लाज्म, अपने इसमें खास बात क्या याद रखनी है? साइटोप्लाज्म एक बहुत बड़ा मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी मीन्स ऐसा सेल जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा न्यूक्लियाई होंगे, उससे मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं, या उसको पॉलीन्यूक्लिएटेड कहते हैं। तो इससे इनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। सो दैट इज इट वाज कॉल्ड एज मल्टी न्यूक्लिएटेड मैस है। और ये इतना बड़ा हो सकता है दैट इट मे which may reach up to 30 centimeter which is equal to 1 foot, ठीक है, 1 फुट के बराबर है in diameter, in diameter। So plasmodium, it is a multinucleated mass of cytoplasm which may reach up to 30 centimeter or 1 foot in diameter। इसकी जो अपीयरेंस है, जैसा कि मैं इसके इंट्रोडक्शन में ही बताया, तो स्लाइम मोल्ड है तो अपीयरेंस कैसी होगी इसकी? स्लिमी, इट विल बी स्लिमी, एंड इट हैज़ ऑफन फॉर्म नेटवर्क ऑफ चैनल्स and they ingest 4 type of food: bacteria, yeast, spores and decaying organic matter। तो ये 4 तरह की खुराक है जो कि ये जिसको इंजेस्ट करते हैं, जिसको ये इस्तेमाल करते हैं। सो ये इसके हवाले से था। द फीडिंग स्टेज, फीड करने के बाद ये पहले ये मैच्योर जो है उसमें प्लाज्मोडियम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इंशाल्लाह आई विल शो यू इन द डायग्राम लेटर ऑन। पहले इसको एक दफ़ा देख लें।
नेक्स्ट इज़ द रिप्रोडक्टिव स्टेज, जो दूसरी इसकी स्टेज है इसके लाइफ साइकिल में, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव स्टेज। रिप्रोडक्टिव स्टेज को हम दो स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, और ये किसकी बेस के ऊपर डिवीजन होती है? इसकी कंडीशंस की बेस के ऊपर। ड्यूरिंग अनफेवरेबल conditions and during favorable conditions. जब कंडीशंस अनफेवरेबल होंगी सो इट विल फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स बाय मियोसिस, और जब कंडीशंस फेवरेबल जाती हैं तो यही स्पोर्स जो होती हैं, द स्पोर्स germinate into amoeboid cells or biflagellated cells और swarm cells। अब जो स्वार्म सेल्स बनते हैं, स्वार्म सेल्स जो होते हैं ये, या जो उनसे बाइफ्लैजिलेटेड सेल्स हैं, एमीबॉइड सेल्स हैं, ये आपस में क्वाइल्स करते हैं, फ्यूज़ करते हैं, एंड दे फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट, और जाइगोट से दोबारा से फिर वो बनता है। नाउ आई विल शो यू हियर इन द डायग्राम कि कैसे इनका लाइफ साइकिल जो बनेगा स्लाइम मोल्ड्स का। आपको ये सारी जितनी भी जो राइटिंग है ये आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी। So this is basically a zygote which is diploid। zygote से आगे बनेगा, this is feeding plasmodium, and this one is mature plasmodium,
This is young sporangium. This is mature sporangium. This is the stalk, जिसके साथ ये sporangium जो sac है इसके अंदर ये मौजूद हैं इसके. These are the spores, and this is a germinating spore. These are amoeboid cells. These are bioflagellated cells. And here comes the fusion, which is also called as syngamy. Syngamy, or we can say that is fusion or fertilization. So this is the life cycle of a slime mold. अब यहाँ पर इसको एक मिनट देखिएगा. सो दिस इज़ अ फीडिंग प्लाज्मोडियम. आप देख सकते हैं इट इज़ अ मल्टी न्यूक्लिएटेड मैस. ये देख सकते हैं यहाँ पर इट इज़ अ मल्टी न्यूक्लिएटेड मैस ऑफ साइटोप्लाज्म. उसके बाद ये मैच्योर उसमें प्लाज्मोडियम में कन्वर्ट हो जाता है. इसके अंदर चैनल्स बन जाते हैं. यहाँ पर देखिएगा दैट इज़ आफ्टर ऑफन फॉर्म्स नेटवर्क ऑफ चैनल्स. चैनल्स कहा जाता है रस्तों को, छोटे छोटे ऐसे हाइफी और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं इनके अंदर. तो इस तरह से चैनल्स बनना शुरू हो जाएंगे इनके अंदर. फिर उसके कुछ ही देर के बाद, कुछ अरसे के बाद इसके अंदर से जो स्पोरेंजियम है, यंग स्पोरेंजियम है. स्पोरेंजियम आपको पता है वो सैक होता है जिसके अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो बनते हैं. तो ये यंग स्पोरेंजियम यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे. यंग स्पोरेंजियम जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू मैच्योर स्पोरेंजियम. मैच्योर स्पोरेंजियम के अंदर बनेंगे स्पोर्स. स्पोर्स कैसे बनेंगे? थ्रू मियोसिस. और मियोसिस के ज़रिए जो स्पोर्स बनते हैं दे आर हैप्लॉइड. सो ये हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे. और जब ये स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे, दीज आर द जर्मिनेटिंग स्पोर्स. जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी तो मैंने बताया था कि यही जो स्पोर्स हैं ये जर्मिनेट करेंगे. जर्मिनेट करने के बाद दे विल फॉर्म आइदर एमीबॉइड सेल्स. अमीबा आपने पढ़ा हुआ, ठीक है. प्रोटोजोन्स के अंदर इसकी एक इरेगुलर सी शेप होती है, तो इसी तरह से इनकी शेप होती है. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज एमीबॉइड सेल्स. इनकी शक्ल वैसी होती है अमीबा की तरह की. या फिर ये बायोफ्लैजिलेटेड. बाय मीन्स टू, फ्लैजिलेटेड मीन्स जिनके अंदर फ्लैजिला होता है. सो ये बायोफ्लैजिलेटेड, यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 फ्लैजिला, हर सेल के साथ 2 फ्लैजिला है. ये बायोफ्लैजिलेटेड सेल्स हैं. तो ये दोनों सेल्स आपस में फ्यूज़ करेंगे एंड दे विल, इस प्रोसेस को हम सिनगमी कहते हैं, इसको फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, इस प्रोसेस को फ्यूजन भी कहते हैं. जिसके नतीजे में ये देख सकते हैं ये दोनों सेल्स फ्यूज़ हुए एंड अल्टीमेटली लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. इसी तरह से जो अमीबॉइड सेल्स हैं वो समटाइम्स तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं इसके अंदर बायोफ्लैजिलेटेड सेल्स के अंदर, एंड समटाइम्स दे डू नॉट. तो जब ये नहीं होंगे तो अमीबॉइड सेल्स ही आपस में फ्यूज़ करके एंड दे विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. तो इस तरह से इनका जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होता है. ये ऊपर वाले जो इनकी स्टेज है दैट इज़ देयर फीडिंग स्टेज. नीचे जो है इसकी दैट इज़ देयर रिप्रोडक्टिव स्टेज. तो होपफुली आपको इसका जो लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम का वो समझ आ गया होगा, इसका स्लाइम मोल्ड का, मिक्सोमाइकोटा का. फाइनली इनके हम देखेंगे इम्पोर्टेंस के हवाले से. जैसा कि आपको पता है कि हर टॉपिक पे एंड के उसकी अगर कोई रीज़नेबल या कुछ सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस हो तो हम उसको ज़रूर डिस्कस करते हैं. तो उसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से लास्ट पॉइंट, इम्पोर्टेंस के हवाले से देखेंगे तो एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है. देयर इज़ अ मॉडल ऑर्गेनिज्म by the name of Physarum polycephalum. ये साइंटिफिक नेम है उस ऑर्गेनिज्म का. इसको मॉडल ऑर्गेनिज्म कंसिडर किया जाता है, जिसको मॉडल इसलिए क्योंकि इसको बहुत सारे जो फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस
उनको स्टडी किया जाता है इस ऑर्गेनिज्म के ज़रिए। अब वो कौन कौन से फंडामेंटल प्रोसेसेस हैं जिसके जो इस ऑर्गेनिज्म के ज़रिए स्टडी किए जाते हैं? इट्स कंसिस्ट ऑफ ग्रोथ, नंबर 2 डिफरेंशिएशन, number 3 it is also involved in studying the function of cytoskeleton। तो ये ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि इसके, एंड आल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो ये 4 फंडामेंटल प्रोसेसेस हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं जो कि इस ऑर्गेनिज्म जो कि एक स्लाइम मोल्ड है, फाइसेरम पॉलीकेफेलम, इसके ज़रिए स्टडी किए जाते हैं। तो ये इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसके ज़रिए ग्रोथ का आपको पता है, ग्रोथ क्या चीज़ होती है? दैट इज़ इंक्रीज इन द साइज़ ऑफ अ सेल। उसको कैसे देखा जाए, इसमें देख सकते हैं आप ये कितनी जल्दी से साइज़ को इंक्रीज़ करता है आपने। डिफ्रेंशिएशन कहते हैं किसी भी सेल का एक मखसूस फंक्शन हासिल कर लेना, दैट इज़ कॉल्ड एज डिफ्रेंशिएशन। जैसे कि इट इज़ एन इरेगुलर मास, ये अनडिफ्रेंशिएटेड मास है, उसके बाद इसमें से ये डिफ्रेंशिएटेड सेल्स बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, एमीबॉइड सेल्स बनते हैं, बायोफ्लैजेलेटेड सेल्स बनते हैं। तो इसके वाले से डिफ्रेंशिएशन को भी स्टडी किया जाता है। फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन आप पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 के अंदर, उसमें कि जिसके अंदर वो फिलामेंट्स आपने पढ़े साइटोस्केलेटन, और वो डिफरेंट जो ऑर्गेनल्स होते हैं हर सेल के अंदर ये मौजूद होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन एंड माइक्रोफिलामेंट्स, जो कि डिफरेंट ऑर्गेनल्स को सेल के ऑर्गेनल्स को अपनी जगह पे फिक्स करके रखता है। तो उसके हवाले से भी इसको स्टडी किया जाता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, चूँकि ये इनिशियली ये क्या है, जो फीडिंग प्लाज्मोडियम हमने इसको डिफाइन किया, यहाँ पर देख सकते हैं इट्स अ मल्टी न्यूक्लिएटेड मैस ऑफ साइटोप्लाज्म। यहाँ मैं इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन भी किया था कि साइटोप्लाज्म बहुत बड़ा साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म भी आप पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 के अंदर, वहाँ पे पढ़ा था आपने। इसके 2 तरह के पार्ट होते हैं, एक सोल होता है, एक जेल होता है, मतलब, और ये ट्रूली सॉलिड नहीं है, ठीक है, ये सेमी सॉलिड है, सेमी लिक्विड टाइप से जो स्ट्रक्चर होता है, जेल एक स्ट्रक्चर होता है। तो इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो मूव करते हैं। क्यों मूव करते हैं? बिकॉज ऑफ देयर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स, लाइक साइक्लोसिस आपने पढ़ा, साइक्लोसिस दैट इज़ द स्ट्रीमिंग मोमेंट, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो क्लोरोप्लास्ट होता है, वो लाइट, जहाँ पर लाइट पड़ती है सेल के जिस रीजन में, वो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वहाँ पर मूव करके जाते हैं जहाँ पर लाइट आती है, ताकि फोटोसिंथेसिस के अमल को जारी रख सकते हैं। तो वो अपनी जगह से मूव करके दूसरी साइड पे कैसे जाती हैं कि साइटोप्लाज्म जो होता है वो मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो उस प्रोसेस को भी इस मॉडल ऑर्गेनिज्म के ज़रिए स्टडी किया जाता है। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब लास्ट इसके चैप्टर का जो टॉपिक है दैट आर द ओमाइकोट्स, या जिनको आप वाटर मोड्स कहते हैं, वो अभी इसके बाद हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का हम अभी डिस्कस कर रहे थे, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट या फंगस लाइक प्रोटिस्ट का, उसका फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है, दैट इज़ द स्लाइम मोल्ड्स और मिक्सोमाइकोटा और मिक्सोमाइकोट्स। सेकेंड जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं, they are the water molds. Scientifically they are called as oomicotes. अब ये जो सा फंगस लाइक प्रोटिस्ट का ग्रुप है, it has a close resemblance with the original, the true fungi. It is closely similar to fungi in the स्ट्रक्चर के हवाले से। और लेकिन अब चूंकि उसमें ग्रुप में तो शामिल इसको नहीं किया गया, इसको वहाँ से निकाल दिया गया ट्रू किंगडम में से फंजाई जो है। तो इसमें कुछ वेरिएशंस थी जिसकी बेस के ऊपर निकाला गया। नंबर 1 कि इसके जो सेल वॉल है इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी एक स्ट्राइकिंग डिसरिजेम्बलेंस है, जबकि आपको पता है कि जो फंजाई होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनती है। तो ये एक बहुत ही स्ट्राइकिंग किस्म का डिसिमिलरिटी है जिसकी वजह से वहाँ से इसको निकालना पड़ा है।
ये दूसरे नंबर पर इसके अंदर जो हाइफी हैं, हाइफी मैंने आपको बताया, अभी उसको थोड़ा सा डिटेल में भी देख लेते हैं थोड़ा सा इसके वाले से। हाइफी दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। इस तरह से जब भी आप देखेंगे किसी फंगस को तो उसके अंदर इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसकी बॉडी में। अगर इसको थोड़ा सा इन्हांस करके देखें, उसको बड़ा करके देखें तो ये इस तरह से नज़र आएंगे ये फाइबर्स अंडर द माइक्रोस्कोप। तो ये दो तरह के हो सकते हैं इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी इन हाइफी को हम दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। एक ऐसे हाइफी होते हैं जिनके अंदर ये सेपरेशंस मौजूद होती हैं, सेप्टम मौजूद होते हैं, या उनको क्रॉस वॉल्स कहा जाता है। दीज आर क्रॉस वॉल्स, यानी सेल्स के दरमियान में सेप्टम होते हैं, उनके दरमियान में सेपरेशन होती है और उस सेपरेशन को हम कहते हैं क्रॉस वॉल। और यहाँ पर देख सकते हैं क्रॉस वॉल के दरमियान में ये पोर है, सुराख होता है, जिसके ज़रिए एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ इन कांटेक्ट होता है। इस तरह के जो हाइफी, इस तरह के जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, दे आर टर्म्ड एज सेप्टेट हाइफी। दे आर टर्म्ड एज सेप्टेट, जिनके अंदर ये सेप्टम है, जिनके अंदर ये क्रॉस वॉल है, उनको सेप्टेट हाइफी। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये क्रॉस वॉल्स नहीं होती हैं, दे लैक्स दीज क्रॉस वॉल। जैसे किस में दे सकती है, दिस इज अ कंटिन्यूस फिलामेंट। इसके अंदर एक साइटोप्लाज्म जो है वो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और इसे कहा जाता है नॉन सेप्टेट या एसेप्टेट, जिसको आपने कोएनोसाइटिक भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, जो कोएनोसाइटिक हाइफी। तो जो वाटर मोल्स हैं, वाटर मोल्स दे कंसिस्ट ऑफ दिस नॉन सेप्टेट हाइफी। नेक्स्ट इसमें देखेंगे इस ग्रुप के अंदर जो मेजॉरिटी है, इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट हैं, दे आर पैथोजेंस। पैथोजेंस का पता है आपको, पैथोजन पैथोजेनिसिटी से है, यानी डिजीज कॉजिंग एबिलिटी से है, मतलब कि इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं मेजॉरिटी ऑफ देम दे कॉज डिजीजेस। और इस हवाले से ये बहुत ही इनफेमस रहा है ये ग्रुप है वाटर मोल्स का। बाय इन 19th century इन आयरलैंड तकरीबन 1840 की जो डेकेड्स थे, दहाइयाँ थी, उसके अंदर एक बहुत बड़ा एक कहत आया था, फेमाइन आया था, फेमाइन। और वो किस वजह से था, ड्यू टू दिस, उसके पीछे जो बेसिक रीज़न थी दैट वर द वाटर मोल्स। ये उनसे फंजाई लाइक प्रोटिस्ट जो वाटर मोल्स हैं, ओमाइकोट्स हैं, ये उसकी रीज़न थी। एक बाय द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म Phytophthora infestans. Phytophthora infestans. This is an organism. This is a fungus-like protist. This is a water mold, which is responsible for a certain disease, which is called as late blight of potatoes. आलूओं के अंदर एक बीमारी लगती है ख़ास किस्म की, इस ऑर्गेनिज्म की वजह से, फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस की वजह से। 1840s के अंदर बहुत सारे ऐसे समर आए जो कि बहुत ही ठंडे रहे और उसमें बहुत ज़्यादा बारिशें होती रहीं कि वो जो फसलें थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी खड़ा रहा। अब जो पोटैटो है, यानी कि जो आलू है, ये वहाँ के किसानों का स्टेपल फूड था। आयरिश पीजन, यानी कि जो आयरलैंड के रहने वाले जो किसान थे, उनका जो स्टेपल फूड था। जो स्टेपल फूड क्या चीज़ होती है, स्टेपल फूड किसी भी ऐसे फूड को कहा जाता है कि जो कि किसी भी जगह पर बकसरत इस्तेमाल होता हो, यानी कि तकरीबन आप दिन में एक दफ़ा एटलीस्ट उसको लाजमी इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो स्टेपल कसरत से इस्तेमाल किया जाने वाला जो कोई भी वेजिटेबल हो सकती है, कोई और इस तरह की चीज़ हो सकती है, फूड हो सकता है, तो उसको स्टेपल फूड कहा जाता है। तो उन किसानों का जो स्टेपल फूड था दैट वाज पोटैटो।
अब उन बारिशों के दौरान इन 1840s उस सेंचुरी के दौरान उनको पता नहीं चला, वो पानी खड़ा रहा और उसके अंदर ये जो सा ऑर्गेनिज्म था फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस, फंगस लाइक प्रोटिस्ट, वाटर मोल्ड, वो वहाँ पर उनके पत्तों के ज़रिए वहाँ से एंटर होता था और उनको इन्फेस्ट करता उनके वहाँ पर जो ट्यूबर यानी कि जो पोटैटो है वहाँ तक पहुँचाता और उसको रॉट कर देता। तो जब वो वहाँ से ये सारा कुछ ख़त्म हुआ तो पता चला, जब उन्होंने उनको आलू को वहाँ से उखाड़ा तो सारे के सारे गल सड़ चुके थे। और उन दिनों अबाउट 250,000 यानी कि 2.5 लाख से लेकर 1 मिलियन डेथ्स हुई थी, लोग मर गए थे। 1 मिलियन के करीब लोग मर गए थे और बाकी जो बच गए थे उन्होंने एक बहुत बड़ी हिजरत की टूवर्ड वेरियस कंट्रीज़, ख़ास तौर पर जो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स हैं, उनकी तरफ उन्होंने हिजरत कर ली। अब इनकी ये कैसे इन्फेस्ट करता है, जो हमारी टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम दी गई है उसको बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं करना, बहुत ईजी से डायग्राम है। आपने होपफुली मैट्रिक के अंदर ट्रांसफर सेक्शन देखा होगा लीफ का, अगर उसमें आपको मैं दिखाई देता हूँ। So this is the transfer section of a leaf. आप इससे पहले से पढ़ चुके हैं। Just to remind you, this is the upper epidermis. This is mesophyll layer. And this is lower epidermis. And you know very well कि lower epidermis के अंदर these are the guard cells, और इसके दरम्यान में जो ओपनिंग होती है उसको हम स्टोमेटा कहते हैं, you already know। तो हमारे बुक में, टेक्स्ट बुक में जो सा वो जो फिगर ली गई है वो सिर्फ यहाँ तक ली गई है। एक्चुअली वो ट्रांसफर सेक्शन ही है लीफ का, और इसमें इस तरह से इन्फेक्ट करते हुए उसको दिखाया गया है, इस ऑर्गेनिज्म को। This is sporangium. This is sporangiophore, यानी कि वो स्टाक जिसके साथ ये स्पोरेंजियम लगे होते हैं उसे स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। These are the guard cells. This is lower epidermis and these are the mesophyll cells, and this is intercellular hyphae जो कि सेल्स के दरमियान जा चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये लीफ है, लीफ का ट्रांसवर्स सेक्शन, उसके जो स्टोमेटा है यानी कि गार्ड सेल्स, वहाँ से ये ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ है। उसने अपने ये ब्रांचेस यानी कि हाइफी जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो हमने पढ़े उनको यहाँ से पास किया
उसके आगे क्या पड़े होते हैं, मेसोफिल सेल्स होते हैं, और मेसोफिल सेल्स आपको पता है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस, और इन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी होती है। दीज ये ग्रीन डॉट्स दे शो द क्लोरोप्लास्ट। तो उन्होंने यहाँ से वहाँ से उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, यहाँ से फिर लीव्स के ज़रिए होते हैं, चूँकि अब यहाँ पे वो खुराक नहीं बना पाएगा, अल्टीमेटली इट विल लीड टू द पेनिट्रेशन, और पेनिट्रेट करता करता अल्टीमेटली इट विल रीच टू द अंडरग्राउंड द ट्यूबर दैट इज़ द पोटैटो एंड इट विल कॉज द विल्ट। तो हमारी बुक में यहाँ तक दिखाया गया है। तो अगर इसको मैं रेस कर दूँ तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि ये कौन सी डायग्राम थी। सो इट इज़ जस्ट फॉर यू दैट यू मे नॉट कंफ्यूज विद इट। तो ये ट्रांसफर सेक्शन था, उसमें ये जिसको दिखाया गया है ओमाइकोड्स का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो आज हमने क्या चीज़ें, एक तो इंपॉर्टेंस ऑफ एलजी को देखा, उसमें 4-5 बातें देखी। दे आर द सोर्स ऑफ medicine, they are the source of food, they are the source of certain commercial products, they are the source of they are the primary producers of the ecosystem। और बायोलॉजिकल रिसर्च के हवाले से हमने देखा कि उसमें क्लोरेला को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमने जो लास्ट टॉपिक था, लास्ट ऑर्गेनिज्म द फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, उसको देखा। उसके अंदर सिमिलरिटीज़ हमने देखी कि दे आर both of them they are not photosynthetic, and both of them they contain these thread structures which are called as hyphae। ये सिमिलरिटीज़ थी। 2 डिसिमिलरिटीज़ हमने इसी तरह उसमें देखी थी कि जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट होते हैं दे कंटेन सेंट्रियोल्स, जबकि जो ट्रू फंजाई होते हैं उनका दे लैक सेंट्रियोल्स। इसी तरह से जो ट्रू फंजाई हैं उनकी जो सेल वॉल होती है दैट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन, जबकि जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट होते हैं उनकी जो सेल वॉल है दैट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो ये 2 डिसिमिलरिटीज। उसके बाद हमने दो इसकी कैटेगरीज देखी थी, एक वाटर मोल्ड्स और एक स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स में हमने देखा था उनको स्लाइम क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ देयर स्लिमी अपीयरेंस। उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म को देखा था दैट इज़ द फाइसेरम पॉलीकेफेलम, और उसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से देखा। एंड फाइनली दिस वाटर मोल्ड्स, इसके हवाले से देखा। जो डिज़ीज़ है इसके हवाले से ये पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। डिजीज़ के हवाले से स्टेपल फूड, फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस, MCQs के हवाले से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी you can comment on the lecture and stay at home, stay safe. Thank you very much.